पॉलिटिकल की पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का आरंभ संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से होता है, जो उसके मुख्य आदर्श और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। उद्देशिका के स्रोत देखते हैं तो इस प्रस्ताव को संविधान सभा में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया था। उद्देशिका की प्रेरणा हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान, अमेरिका के संविधान से मिलती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसी प्रस्तावना में सभी महत्वपूर्ण बिंदु समाहित हैं और प्रस्तावना में देखते हैं तो पैराग्राफ 1 हो गया, पैराग्राफ 2, तीसरा पैराग्राफ स्वतंत्रता का, चौथा पैराग्राफ समता का, पांचवा पैराग्राफ राष्ट्र की एकता अखंडता का और छठवां पैराग्राफ जो डेट है जिस दिन संविधान स्वीकृत हुआ है। ये 6 पैराग्राफ में संविधान की प्रस्तावना समाहित है। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत है 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका अर्थ पूछा जा सकता है या इनके क्रम पूछे जा सकते हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। न्याय में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता हो गया। समता में 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसमें देखेंगे कि जो प्रस्तावना या संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया है वो तारीख है 26 नवंबर 1949 को। इस संपूर्ण प्रस्तावना में आप देखेंगे कि संविधान लागू होने की तिथि कहीं भी नहीं दी गई है, क्योंकि भारत के संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि भारत का संविधान लागू हुआ था इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। तो यह प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सी बात नहीं बताई गई है, तो आप बताएंगे वहाँ संविधान लागू होने की तिथि संविधान की प्रस्तावना में नहीं बताई गई है। प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन हुआ है 42वें नंबर का, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था।
इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण बिंदु जोड़े गए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु है समाजवादी, दूसरी बात है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है राष्ट्र की अखंडता। जब मूल संविधान था ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। अर्थात 42वें संविधान संशोधन सन है 1976। 1976 के पहले जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ये 3 शब्द छोड़ देंगे, क्योंकि ये 3 शब्द 1976 में ही जोड़े गए थे। पहले नंबर पे है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है राष्ट्र की अखंडता शब्द। प्रस्तावना के मुख्य लक्षण या मुख्य शब्द देखते हैं तो पहले नंबर पे हम भारत के लोग हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो भारत का संविधान है उनके निर्माता खुद भारतीय ही हैं। संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो भारत की जनता से मिलता है। अंतिम संप्रभुता जनता में ही निहित है। और जो हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है इसे हमने यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्देशिका या प्रस्तावना से हमने लिया है, क्योंकि यूएनओ की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, और हमारे देश की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है कि भारत अब अपने आंतरिक और बाहरी सभी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, या कहें कि किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है अपने निर्णय लेने के लिए। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी राज्य की घोषणा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में कांग्रेस का अधिवेशन अवाड़ी अधिवेशन हुआ था चेन्नई में, यहाँ पे घोषणा की थी। और समाजवादी राज्य का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा गरीबी मिटाने व आर्थिक व सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा। और समाजवादी राज्य की व्यापक चर्चा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पंथ निरपेक्षता। ये भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। पंथ निरपेक्षता को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसका तात्पर्य है कि राज्य किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। और इनकी व्यापक चर्चा मौलिक अधिकारों का जो चौथे नंबर का मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में की गई है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है लोकतंत्र। तो हम लोग जानते हैं भारत में जनता द्वारा या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा चुने हुए शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। गणतंत्र अगली विशेषता है गणतंत्र या गणराज्य। इसका तात्पर्य है कि जो संघ के प्रधान या केंद्र के जो मुखिया होंगे जिन्हें भारत में राष्ट्रपति बोलते हैं उनका जनता के द्वारा निर्वाचन होगा। ये पद वंशानुगत आधार पर नहीं होगा। यहीं से तय होता है कि अब भारत में राजा का लड़का राजा नहीं होगा। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है न्याय। और संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और जिसका मुख्य उद्देश्य है सर्वसाधारण वर्ग का कल्याण का कार्य करना। फिर अगला महत्वपूर्ण बिंदु है स्वतंत्रता। और प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और
ये स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक है। अगली महत्वपूर्ण बिंदु है समता। दो प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रस्तावना में बताई गई है। और 10वीं महत्वपूर्ण विशेषता है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। तो हम जानते हैं कि हमारे देश में क्षेत्रीयता, प्रांतीय, भाषा, धर्म, जाति आदि के आधार पर बटा हुआ है। विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, फिर भी हमें इन सब के बीच एकता की भावना को बना के रखना है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया है और राष्ट्र की एकता की भावना को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से यह अखंडता शब्द रखा गया है कि अब भारत के खंड या टुकड़े ना हो सकें। प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। कानून के विशेषज्ञ या जानकार जो हैं एन पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने संविधान की प्रस्तावना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। अब बेरुवाड़ी यूनियनवाद जो 1960 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग या हिस्सा नहीं है। जब संविधान का हिस्सा नहीं है तो फिर संसद को संशोधन करने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन बेरुवाड़ी यूनियनवाद में ही कहा गया है कि जहाँ भी संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है, अर्थात संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी संविधान की प्रस्तावना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो विवाद था 1973 में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संविधान का जब अंग है तो संसद इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ ही केशवानंद भारती केस में संविधान का मूल ढांचा भी परिभाषित किया गया है और बोले कि यदि प्रस्तावना में कोई परिवर्तन करना है तो मूल ढांचे का ध्यान रखना पड़ेगा और संविधान की प्रस्तावना का विस्तार करना है या मजबूती प्रदान करना है तो संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन कोई नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। पहला है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द है राष्ट्र की अखंडता।